हेलो फ्रेंड्स, यू आर मोस्ट वेलकम इन फिजिक्स इन इजी वे। दोस्तों, फिजिक्स इन इजी वे में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम एक नए टॉपिक को लेकर के आए हैं जो वायुमंडल है, एटमॉस्फेयर है। तो आज वायुमंडल कहते किसको है, इसको विषय में हम देखेंगे और वायुमंडल से संबंधित अन्य तथ्यों को भी देखने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले हम वायुमंडल किसको कहते हैं इसको देखते हैं। तो वायुमंडल पृथ्वी के चारों ओर गैसों का एक आवरण होता है। इस गैसों के सम्मिलित आवरण को हम क्या कहते हैं, वायुमंडल कहते हैं। तो वायुमंडल को लिखेंगे कि पृथ्वी के चारों ओर गैसों के आवरण को वायुमंडल कहते हैं। वायुमंडल कहते हैं। वस्तुतः पृथ्वी के सतह के चारों ओर विभिन्न प्रकार के गैसों के अणु स्पेस में तैरते रहते हैं। इन्हीं अणुओं के सम्मिलित आवरण को क्या कहते हैं, हम वायुमंडल कहते हैं। हम जानते हैं कि पृथ्वी प्रत्येक वस्तु को अपनी ओर आकर्षित करती है। तो गैसों के अणु में द्रव्यमान होने के कारण इन अणुओं को भी पृथ्वी अपने ओर आकर्षित किए रहती है। चूंकि इनका द्रव्यमान इतना ज्यादा नहीं होता है कि ये पृथ्वी के सतह पर आ जाए, इसलिए पृथ्वी के सतह से कुछ ऊंचाई तक ये अणु तैरते रहते हैं। इन्हीं गैस के अणुओं को हम क्या कहते हैं, वायुमंडल कहते हैं। और वायुमंडल में अनेक प्रकार की गैसों का समूह होता है, जिसमें पहला जो गैस है वो है नाइट्रोजन। ये नाइट्रोजन संपूर्ण वायुमंडल का 78% पाया जाता है। तो ये क्वेश्चन अक्सर करके बनता रहता है कि संपूर्ण वायुमंडल में नाइट्रोजन कितना परसेंट है, नंबर एक क्वेश्चन। और दूसरा इसी से क्वेश्चन बनता रहता है कि संपूर्ण वायुमंडल में कौन सी गैस सर्वाधिक पाई जाती है। तो ये नाइट्रोजन गैस है जो सर्वाधिक पाई जाती है, जो संपूर्ण वायुमंडल का 78% होती है। तो लिखेंगे कि नाइट्रोजन वायुमंडल में सर्वाधिक वायुमंडल का या समस्त गैसों का 78% होता है। अच्छा, तो ये बात तो ये हो गई कि संपूर्ण वायुमंडल में जितनी गैसें हैं सभी गैसों का 78% वायुमंडल होता है और यही वायुमंडल में सबसे ज्यादा होता है। दूसरा, ये नाइट्रोजन गैस का चक्रण मृदा से, जल से और वायु से होते हुए चलता रहता है। यानी नाइट्रोजन चक्रण जल, वायु और मृदा तीनों के बीच होता रहता है। क्या लिखेंगे, नाइट्रोजन का चक्रण वायु, जल एवं मृदा में इसके यौगिकों के रूप में होता रहता है। अच्छा, और
बैक्टीरिया राइजोबियम होता है। यह बैक्टीरिया नाइट्रोजन को नाइट्रेट के रूप में बदलता है और यह नाइट्रेट पौधों में पोषक तत्व के रूप में काम करता है। तो एक क्वेश्चन और बनता है कि नाइट्रोजन को कौन सा बैक्टीरिया होता है जो पौधों के ग्राह्य योग्य बनाता है? तो ये होता है राइजोबियम बैक्टीरिया। तो क्या लिखेंगे कि नाइट्रोजन को राइजोबियम बैक्टीरिया नाइट्रेट के रूप में परिवर्तित कर पौधों के पोषण के योग्य, पौधों के पोषण के योग्य बनाता है। अच्छा, ये हो गया। और इसी नाइट्रोजन का एक यौगिक नाइट्रिक ऑक्साइड जल के साथ मिलकर के अम्लीय वर्षा करता है। जो अम्लीय वर्षा हमारे विरासत की भवनों जैसे ताजमहल या अन्य भवनों के दीवारों को क्षति पहुंचाते रहते हैं। तो जो अम्लीय वर्षा होता है इसी नाइट्रोजन के नाइट्रिक ऑक्साइड के जल में घुलने के कारण होता है। तो क्या लिखेंगे कि अम्लीय वर्षा इसी नाइट्रोजन के यौगिक नाइट्रिक ऑक्साइड के कारण होता है। जो भवनों के लिए हानिकारक होता है। जैसे कहा जाता है कि ताजमहल की दीवारें अम्लीय वर्षा के कारण क्षतिग्रस्त हो रही। ये अम्लीय वर्षा नाइट्रोजन की यौगिक नाइट्रिक ऑक्साइड के जल में घुलने के कारण होता है। तो इस नाइट्रोजन से संबंधित अनेक तथ्य बने कि पहले तो वायुमंडल में सर्वाधिक गैस जो पाई जाती है वो नाइट्रोजन ही पाई जाती है और जिसका मात्रा 78% होता है संपूर्ण वायुमंडलीय गैस का। और तीसरा, राइजोबियम बैक्टीरिया जो होते हैं इसी नाइट्रोजन को नाइट्रेट के रूप में बदलते हैं और जो पौधों के पोषण के काम आता है। चौथा, इसी नाइट्रोजन के यौगिक नाइट्रिक ऑक्साइड के जल में घुलने का ये अम्लीय वर्षा के रूप में नीचे पृथ्वी सतह पर आते हैं और महत्वपूर्ण भवनों के दीवारों को क्षतिग्रस्त करते हैं। तो ये हमारा नाइट्रोजन हो गया। अगला जो हमारा गैस है वो है ऑक्सीजन। दूसरा, ऑक्सीजन। जैसा कि आप जानते हैं कि समस्त जीवों के लिए ऑक्सीजन अत्यंत आवश्यक होता है, इसीलिए इस ऑक्सीजन को प्राणदायिनी गैस कहते हैं। ऑक्सीजन की मात्रा वायुमंडल में 21% होती है। ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन के साथ क्रिया करके ऑक्सी हीमोग्लोबिन में बदलता है और पूरे शरीर में ऑक्सीजन को ऑक्सी हीमोग्लोबिन के रूप में पहुंचाया जाता है। ये हमारा दूसरा वायुमंडल की गैस है जिसको हम ऑक्सीजन के रूप में देखते हैं। यह वायुमंडल में लगभग 21% तक पाई जाती है तथा यह प्राणदायिनी गैस के रूप में जानी जाती है
क्योंकि समस्त जीवों के लिए आवश्यक होती है और श्वास के माध्यम से समस्त जीव इसको ग्रहण करते रहते हैं। ये दूसरा गैस है। तीसरा गैस हमारा जो होता है वो है कार्बन डाइऑक्साइड। यह पूरे वायुमंडल का 0.03% होता है। इस कार्बन डाइऑक्साइड को पेड़ पौधे लेते हैं और इसे ग्लूकोज तथा कार्बोहाइड्रेट के रूप में परिवर्तित कर देते हैं और यही ग्लूकोज या कार्बोहाइड्रेट हमको हमारे पोषण के लिए आवश्यक होता है। पौधे कार्बन डाइऑक्साइड को लेकर के ऑक्सीजन को हमको देते हैं जो प्राणदायिनी गैस के रूप में काम आती है। अगला जो गैस है ओजोन। ओजोन वायुमंडल में अत्यंत अल्प मात्रा में पाई जाती है और यह वायुमंडल की ऊपरी सतह पर पाई जाती है। लगभग 20 से 35 किलोमीटर की ऊंचाई पर ये ओजोन गैस पाई जाती है और इस ऊंचाई पर ओजोन गैस का एक लेयर बना होता है। इस ओजोन गैस की एक खासियत होती है कि ये अल्ट्रावायलेट किरणों को क्या होती है जो सूर्य से पराबैंगनी किरणें आती हैं जो हमारे लिए हानिकारक होती है, उस गैसों को ओजोन क्या कर लेता है, अवशोषित कर लेता है और ये हमारे तक आने से पराबैंगनी किरणों को रोकता है। कहा जाता है कि वायुमंडल के ऊपरी सतह पर ये चादर के रूप में फैला हुआ होता है। जिस जगह पर इस ओजोन गैस की कमी हो जाती है वहां से पराबैंगनी किरणें हमारे तक पहुंच जाती हैं और जहां ओजोन गैस की कमी होती है उसी को हम क्या कहते हैं, ओजोन छिद्र कहते हैं। क्या कहते हैं, ओजोन छिद्र। तो इस ओजोन छिद्र की वजह से हमारे तक सूर्य से चलने वाली पराबैंगनी किरणें पहुंच पाती हैं और हमको हानि पहुंचाती रहती है। इसलिए ये ओजोन लेयर जो होता है, ओजोन परत जो होता है वो वायुमंडल के ऊपरी सतह पर होता है। ये हमारे लिए लाभदायक है, हमको सूर्य से चलने वाली पराबैंगनी किरणों से बचाता है। तो ये हमारा हो गया ओजोन परत। और अगला जो होता है वो है धूल के कण। वायुमंडल का और पार्ट होगा वो हो गया धूल के कण। तो वायुमंडल में ये धूल के कण भी होते हैं जिससे पहला तो इस धूल के कण से जलवाष्प चिपक करके वायुमंडल में आर्द्रता बनाए रखते हैं। दूसरा, धूल के कण से सूर्य की किरणों का प्रकीर्णन होता है, परावर्तन होता है, उसके माध्यम से वायुमंडल गर्म होता है और ऊष्मा का उत्सर्जन एवं अवशोषण होता रहता है। धूल के कण से हो रहे प्रकीर्णन के कारण उदय होते हुए एवं अस्त होते हुए सूर्य का रंग लाल होता है और आकाश का रंग नीला होता है। तो एक तरह से यहां से क्वेश्चन बनता है कि उदय एवं अस्त होते हुए सूर्य का रंग लाल क्यों होता है, तो आप कहेंगे वायुमंडल में धूल के कण के कारण सूर्य से चलने वाली प्रकाश की किरणों का प्रकीर्णन होता है और सबसे कम प्रकीर्णन लाल रंग का होता है, इसलिए लाल रंग हमारे तक पहुंच पाता है और उदय होते तथा अस्त होते सूर्य का रंग लाल होता है। और दूसरा, इसी धूल के कारण नीले रंग का प्रकीर्णन सबसे ज्यादा होता है, इसलिए नीले रंग का आकाश हमको दिखाई देता है। ये धूल के कण हो गए। तो इस तरह से वायुमंडल के ये कुछ अवयव है। नंबर 1 नाइट्रोजन, जो वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में 78% पाया जाता है। इस नाइट्रोजन को राइजोबियम बैक्टीरिया नाइट्रेट के रूप में बदलता है जो पौधों में पोषण के योग्य होता है और इसी नाइट्रोजन के यौगिक नाइट्रस ऑक्साइड के जल में घुलने का अम्लीय वर्षा होती है जिससे कि राष्ट्रीय विरासत के जो भवन हैं वो क्षतिग्रस्त होते हैं। दूसरा, वायुमंडल का जो महत्वपूर्ण गैस है वो है ऑक्सीजन, जिसको प्राणदायिनी गैस भी कहते हैं। ये मात्रा के हिसाब से वायुमंडल में दूसरे नंबर पर है। ये वायुमंडल का 21% होता है। इस ऑक्सीजन को समस्त जीव लेते हैं और यह ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन के साथ रिएक्शन करके ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है और इसी ऑक्सी हीमोग्लोबिन के रूप में पूरे शरीर में ऑक्सीजन पहुंचता रहता है और पुनः शरीर के हर भाग को ऑक्सी हीमोग्लोबिन
ऑक्सीजन को छोड़ करके देता है। तीसरा कार्बन डाइऑक्साइड गैस है। यह कार्बन डाइऑक्साइड वायुमंडल में 0.03% पाई जाती है। इस कार्बन डाइऑक्साइड की विशेषता यह होती है कि पौधे इसको लेकर के ग्लूकोज और कार्बोहाइड्रेट के रूप में परिवर्तित करते हैं और इस ग्लूकोज और कार्बोहाइड्रेट को हम ग्रहण कर सकते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड के विषय में एक तथ्य और भी है कि यह ग्रीन हाउस गैस के रूप में होती है। जैसे इस गैस से सूर्य की जो छोटी तरंगें होती है वो हमारे तक आ जाती हैं, परंतु जब पार्थिव विकिरण से यही लंबी तरंग के रूप में, बड़ी तरंग के रूप में चलती हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड से बाहर नहीं निकल पाती हैं और ये कार्बन डाइऑक्साइड सूर्य की किरणों को, ये पार्थिव विकिरण को अवशोषित करता है, जिससे कि हमारा वायुमंडल गर्म होता है। इसलिए इसको ग्रीन हाउस गैस कहते हैं। तो एक तरह से कार्बन डाइऑक्साइड ग्रीन हाउस गैस के रूप में होता है। चौथा ओजोन गैस है, जो वायुमंडल में 20 से 35 किलोमीटर की ऊंचाई पर एक परत के रूप में होता है। इस ओजोन गैस की विशेषता यह होती है कि ये सूर्य से चलने वाली पराबैंगनी किरणों को हम तक नहीं पहुंचने देता है, अवशोषित कर लेता है। जब कभी इस ओजोन परत में ओजोन की कमी होती है या ओजोन हट जाता है तो वहां पर ओजोन छिद्र के रूप में उसे देखा जाता है और इस ओजोन छिद्र से सूर्य से चलने वाली पराबैंगनी किरणें हम तक आती है और हमको हानि पहुंचाती है। तो ये हमारा ओजोन गैस है। अगला धूल के कण। तो वायुमंडल में तमाम धूल के कण भी होते हैं, जिससे सूर्य से चलने वाली प्रकाश की किरणें प्रकीर्णित एवं परावर्तित होती है। प्रकीर्णन के कारण ही सूर्योदय एवं सूर्यास्त होते हुए सूर्य का रंग लाल होता है, क्योंकि इस धूल के कण से लाल रंग का प्रकीर्णन सबसे कम होता है और लाल रंग हम तक पहुंच पाता है और सूर्य के रंग को हम लाल रंग के रूप में देख लेते हैं। दूसरा, प्रकीर्णन के कारण ही आकाश का रंग नीला दिखाई देता है, क्योंकि नीले रंग का प्रकीर्णन सर्वाधिक होता है और नीला रंग प्रकीर्णित होकर के पूरे स्पेस में छिटक जाते हैं तो आकाश का रंग हमको नीला दिखाई देता है। तो ये हमारा हो गया वायुमंडल के कुछ गैस के रूप में अवयव एवं धूल कण। अगला जो हमारा वायुमंडल संबंधित टॉपिक है वो है जल वाष्प या वायुमंडल में जल वाष्प। तो अगला अवयव हमारा वायुमंडल में जल वाष्प। जैसे हम इसको पढ़ चुके हैं कि नदियों से, तालाबों से या फिर समुद्र से जल लगातार गैस के रूप में उत्सर्जित होता रहता है। इसी जल के अणु को हम क्या कहते हैं? जल वाष्प कहते हैं। ये जल के अणु वायुमंडल के गैसों में घुल जाते हैं, इसी को हम क्या कहते हैं? जल वाष्प कहते हैं। यानी नदियों, तालाबों, समुद्र की सतह से जल के अणु लगातार उत्सर्जित होते रहते हैं और वायुमंडल में यही जल के अणु घुल जाते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं? जल वाष्प कहते हैं। क्या लिखेंगे कि नदियों, तालाबों एवं समुद्र की सतह से जल के अणु लगातार उत्सर्जित होते रहते हैं और ये अणु वायुमंडल में जल वाष्प कहे जाते हैं और इसी जलवाष्प के कारण वायुमंडल में आर्द्रता क्या होती है? बनी रहती है। तो जलवाष्प जो होते हैं, जल के अणु होते हैं जो नदियों, तालाबों एवं समुद्र की सतह से लगातार उत्सर्जित होकर के वायुमंडल में मिश्रित हो जाते हैं, वायुमंडल में घुल जाते हैं। इस जलवाष्प को देखने के लिए यदि हम एक गिलास में जल ले लें और उसे कहीं ठंडे स्थान पर रख दें जहां पर
परिवेश का टेम्परेचर कम हो तो गिलास के बाहरी सतह पर छोटे छोटे जल के बूंद बन जाते हैं। ये जल के बूंद जो होते हैं वायुमंडल में जो जल के अणु वाष्प के रूप में, जल वाष्प के रूप में होते हैं, वहीं गिलास के सतह पर बूंद के रूप में एकत्रित हो जाते हैं। तो इससे पता चलता है कि वायुमंडल में क्या है, जल वाष्प है या जल के अणु। अब आगे हम ओशांक, एक तथ्य और है जिसको हम ओशांक कहते हैं, ड्यू पॉइंट कहते हैं। तो देखते हैं कि ड्यू पॉइंट क्या होता है। ओशांक, ओशांक ड्यू पॉइंट। तो जैसे किसी भी ताप पर वायुमंडल में किसी आयतन में जल की मात्रा निश्चित होती है। किसी एक ताप पर वायुमंडल के किसी आयतन में जल की मात्रा निश्चित होती है, उससे अधिक जल की मात्रा उस वायुमंडल में नहीं हो पाती है। तो यदि हम वायुमंडल के ताप को कम करते जाएं तो एक स्थिति ऐसी आती है कि वायुमंडल के किसी आयतन में जल धारण करने की क्षमता कम होती जाती है, और एक स्थिति ऐसी आती है कि टेम्परेचर के कम करने पर, ताप के कम करने पर वायुमंडल में जल घुलने की क्षमता अधिकतम हो जाती है, उससे ज्यादा जल घुल नहीं पाता है। इसी ताप को हम क्या कहते हैं, ओशांक कहते हैं। तो ओशांक वायुमंडल का वह न्यूनतम ताप है जिस ताप पर वायुमंडल की गैसों में जल धारण करने की क्षमता अधिकतम होती है, उससे अधिक जल धारण नहीं कर सकता है। उसी ताप को हम क्या कहते हैं, ओशांक कहते हैं। तो जैसे जैसे वायुमंडल के ताप में वृद्धि करते जाते हैं, वैसे वैसे वायुमंडल के जल धारण करने की क्षमता बढ़ती जाती है, और जैसे जैसे वायुमंडल के ताप में कमी करते जाते हैं, वैसे वैसे उसके जल धारण करने की क्षमता क्या होती है, कम होती जाती है। तो यदि वायुमंडल के ताप को हम कम करें तो उसके जल धारण करने की क्षमता भी कम होती जाती है। एक स्थिति ऐसी आती है कि एक निश्चित ताप पर उस वायुमंडल के गैसों में जल धारण करने की क्षमता न्यूनतम हो जाती है, उससे अधिक वो जल धारण नहीं कर सकती हैं। उससे कम ताप करने पर जल वाष्प जो है जल के रूप में परिवर्तित होने लगता है। उसी जल के रूप को हम क्या कहते हैं, ओश कहते हैं। और जिस टेम्परेचर पर वायुमंडल के जल वाष्प जल के रूप में परिवर्तित होने लगते हैं, उसी ताप को क्या कहते हैं, ओशांक कहते हैं। क्या लिखेंगे कि ओशांक वायुमंडल का वह न्यूनतम ताप है जिस पर वायुमंडल में जलवाष्प की मात्रा, जलवाष्प की मात्रा अधिकतम होती है, अधिकतम होती है। इस ताप से कम ताप पर वायुमंडल का जल वाष्प, वायुमंडल का जल वाष्प जल के रूप में परिवर्तित हो जाता है, जिसे ओश कहते हैं, ओश कहते हैं। इसी न्यूनतम ताप को ओशांक कहते हैं।
उष्मांक कहते हैं। तो जैसे हम जाड़े के दिनों में अगर देखते हैं तो पूरे दिन धीरे धीरे वायुमंडल का ताप बढ़ता है और वायुमंडल में जल के अणु वाष्प के रूप में तैरते रहते हैं। परंतु जब रात होता है तो वायुमंडल का ताप कम होने लगता है। कम होते होते एक निश्चित ताप से भी जब कम हो जाता है तो वायुमंडल के जो जलवाष्प होते हैं वो जल के छोटे छोटे बूंद के रूप में पौधों के पत्तियों पर एकत्रित हो जाते हैं। उसी को हम क्या कहते हैं? ओस कहते हैं। और जिस न्यूनतम ताप से कम ताप पर ये जलवाष्प जल के रूप में परिवर्तित होने लगते हैं उसी को हम क्या कहते हैं? ओशांक कहते हैं। तो ये हमारा हो गया ओशांक कि वायुमंडल का वह न्यूनतम ताप जिससे कम ताप पर वायुमंडल में घुले हुए जलवाष्प जल के रूप में परिवर्तित होने लगते हैं उसी न्यूनतम ताप को क्या कहते हैं? ओशांक कहते हैं। अगला जो टॉपिक है हमारा है परम आर्द्रता। परम आर्द्रता, इसको हम निरपेक्ष आर्द्रता भी कहते हैं। निरपेक्ष आर्द्रता, तो हम जानते हैं कि वायुमंडल में हमेशा जल वाष्प के रूप में घुला हुआ रहता है। तो वायुमंडल के एकांक आयतन में जलवाष्प का जितना द्रव्यमान घुला रहता है उसी को हम क्या कहते हैं? परम आर्द्रता या निरपेक्ष आर्द्रता कहते हैं। तो लिखेंगे कि वायुमंडल के एकांक आयतन में जलवाष्प के द्रव्यमान को परम आर्द्रता या निरपेक्ष आर्द्रता कहते हैं। निरपेक्ष आर्द्रता कहते हैं, यानी निरपेक्ष आर्द्रता या परम आर्द्रता। परम आर्द्रता बराबर किसी ताप पर वायुमंडल के किसी आयतन में जलवाष्प का द्रव्यमान बटा उसी ताप पर वायुमंडल का आयतन। वायुमंडल का आयतन, यानी यदि भी आयतन में जलवाष्प का द्रव्यमान m हो तो परम आर्द्रता बराबर क्या हो जाएगा? m/v, यानी परम आर्द्रता बराबर m/v, जहां m क्या है? वायुमंडल के भी आयतन में घुले हुए जलवाष्प का द्रव्यमान और v क्या है? जलवाष्प का आयतन। ये हमारा हो गया परम आर्द्रता या निरपेक्ष आर्द्रता, यानी वायुमंडल के एकांक आयतन में जलवाष्प के द्रव्यमान को परम आर्द्रता या निरपेक्ष आर्द्रता कहते हैं। परम आर्द्रता किसी ताप पर वायुमंडल के किसी आयतन में जलवाष्प का द्रव्यमान बटे उसी ताप पर वायुमंडल का आयतन। तो क्या हो जाएगा? परम आर्द्रता इक्वल टू m/v, जहां m क्या है? v आयतन में घुले हुए जलवाष्प की मात्रा है। तो इस तरह से हम परम आर्द्रता को देख लेते हैं। आगे हमारा है सापेक्ष आर्द्रता या आपेक्षिक आर्द्रता। हम जानते हैं कि किसी ताप पर वायुमंडल के किसी आयतन में जल वाष्प के रूप में घुला रहता है। तो किसी ताप पर
एक निश्चित आयतन में जितना जल वाष्प घुला हुआ है वो, और अपान उसी ताप पर उसी आयतन में जितना जल वाष्प घुल सकता है अधिकतम, दोनों के अनुपात को हम क्या कहते हैं, सापेक्षिक आर्द्रता या आपेक्षिक आर्द्रता कहते हैं। तो सापेक्ष आर्द्रता को आप लिखेंगे, सापेक्ष आर्द्रता बराबर किसी ताप T पर, T डिग्री सेंटीग्रेड पर निश्चित आयतन में, निश्चित आयतन में घुले जल वाष्प का द्रव्यमान बटा T डिग्री सेंटीग्रेड पर ही उसी आयतन में अधिकतम घुलने वाले जल वाष्प का द्रव्य, ये हमारा हो गया सापेक्ष आर्द्रता या अपेक्षिक आर्द्रता। यानी किसी ताप पर एक निश्चित आयतन ले लेते हैं, उसमें देखते हैं कि कितना जलवाष्प घुला हुआ है, यानी घुले हुए जलवाष्प का द्रव्यमान बटा उसी ताप पर उसी आयतन में अधिक से अधिक कितना जलवाष्प घुल सकता है। इन्हीं दोनों के अनुपात को हम क्या कहते हैं, सापेक्षिक आर्द्रता कहते हैं। अब ये जो द्रव्यमान होता है, चूंकि घनत्व के अनुकमानुपाती होता है, तो इसी फार्मूले को हम यहाँ द्रव्यमान की जगह पर घनत्व भी लिख सकते हैं। तो क्या हो जाएगा, T डिग्री सेंटीग्रेड पर निश्चित आयतन में घुले जलवाष्प का घनत्व बटे T डिग्री सेंटीग्रेड पर उसी आयतन में अधिकतम घुलने वाले जलवाष्प का घनत्व। और इसको हम सापेक्षिक आर्द्रता को प्रतिशत में लिखते हैं, इसीलिए इसी अनुपात में क्या करते हैं, 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ये हमारा हो जाता है सापेक्ष आर्द्रता या अपेक्षिक आर्द्रता। सापेक्ष आर्द्रता या अपेक्षिक आर्द्रता प्रतिशत के रूप में देखी जाती है, और किसी ताप पर निश्चित आयतन में घुले हुए जलवाष्प के द्रव्यमान बटे उसी ताप पर उसी आयतन में जितना अधिक से अधिक जलवाष्प घुल सकता है, और गुणे 100 करके हम प्रतिशत के रूप में सापेक्षिक आर्द्रता को निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर द्रव्यमान भी कर सकते हैं, चूंकि द्रव्यमान घनत्व के अनुकमानुपाती होता है, तो इन दोनों जगहों पर हम घनत्व भी कर सकते हैं। तो सापेक्ष आर्द्रता या अपेक्षिक आर्द्रता की परिभाषा क्या हो गई कि किसी ताप पर किसी निश्चित आयतन में घुले हुए जलवाष्प के द्रव्यमान को उसी ताप पर उसी आयतन में अधिकतम जितना जलवाष्प घुल सकता है, यदि प्रतिशत के रूप में देखें तो वही क्या हो जाता है, सापेक्ष आर्द्रता हो जाता है। तो सापेक्ष आर्द्रता का एक फार्मूला ये हो गया। दूसरा फार्मूला हो गया, T डिग्री सेंटीग्रेड पर निश्चित आयतन में घुले जल का घनत्व बटा T डिग्री सेंटीग्रेड पर ही उसी आयतन में घुले जलवाष्प का अधिकतम घनत्व और गुणे क्या कर देते हैं, 100। तो ये हमारा निकल क्या कहता है कि किसी निश्चित आयतन में घुले हुए जलवाष्प का उसी आयतन में अधिकतम जलवाष्प के सापेक्ष प्रतिशत मात्रा होता है, उसी प्रतिशत मात्रा को क्या कहते हैं, सापेक्ष आर्द्रता कहते हैं। तो सापेक्ष आर्द्रता बराबर T डिग्री सेंटीग्रेड पर निश्चित आयतन में घुले जलवाष्प का घनत्व, घुले जलवाष्प का घनत्व बटा उसी ताप पर उसी आयतन में अधिकतम जो जलवाष्प का घनत्व होता है, और गुणे 100 कर देते हैं, तो हमारा निकल के आता है सापेक्ष आर्द्रता। तो इस तरह से हम वायुमंडल से संबंधित कुछ तथ्यों को देखा। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा, और यदि इसमें किसी प्रकार की कोई समस्या होगी तो आप हमारे YouTube चैनल के कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे। साथ ही
यदि वीडियो क्लिप पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, साथ ही हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करेंगे ताकि इस तरह के वीडियो क्लिप का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो अगला टॉपिक अगले वीडियो क्लिप में एक बार फिर आपके भविष्य के लिए बेस्ट ऑफ लक। धन्यवाद।